हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेसे और वस्त्र, रेसों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया। इसमें आपको मैं SCRT की जो बुक्स हैं क्लास 6, 7, 8 इन तीनों ही क्लास में यह टॉपिक दिया हुआ है, रेसे और वस्त्र। पहले तो क्लास 6 में है, फिर क्लास 7 में है और उसके बाद क्लास 8 में भी है। इसमें है संश्लेषित रेसे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। अब यह 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वे या तो आपके करंट अफेयर्स में पूछ दें, मैं आपको वो भी बताऊंगी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स में, या हो सकता है कि जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पेपर के जनरल साइंस में पूछ दें, और नहीं तो यहाँ पर भी पूछे। तो हो सकता है 2 से 3 या उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी छोड़ नहीं सकते कुछ भी यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिया है वो है समरी, ठीक है। हर जो भी चैप्टर्स है उन चैप्टर की जो समरी है वह लिया है मैंने। साथ में जो MCQ दिए हुए हैं SCRT की बुक में वह है, और उसके साथ जो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, और उसके साथ क्या है कॉलम जो मैच करना है वह है। और इसके साथ ही जो मैंने बुक के अंदर से, मतलब जो चैप्टर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से मैंने 1 लाइनर्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो सब कुछ है यहाँ पर, वीडियो आराम से देख लो, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो पहले देखते हैं वीडियो कैसा है, आप देखते हैं, पढ़ाई करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम समरी से शुरुआत करेंगे। देखो अंदर जो है उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि समरी क्या है, क्वेश्चंस कैसे बुक में आए हैं। क्लास 8 की और 6, 7, 8 लेवल के जो क्वेश्चन हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि उसके भीतर से क्या क्वेश्चन हमारे लायक हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 से आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन वे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो उसमें MCQs में दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या आएंगे, जो अंदर का चैप्टर है, ठीक है। तो हम सब कुछ देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो बस फटाफट रिवीजन है, तो जल्दी से बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने रेड मार्क लगाया है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या है कि शुरुआत बताऊं कि जैसे कि वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतु या रेशे कहते हैं, तो ये तो नहीं पूछने वाला। पूछेगा क्या कि कताई किसे कहते हैं, ठीक है। तो कताई किसे कह सकते हैं, या फिर बुनाई और बंधाई में क्या अंतर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या कपास ओटना क्या है, या फिर रेटिंग किसे कहते हैं, ठीक। अच्छा एक बात और बताऊं, रेटिंग यह क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट पेपर में, मतलब किसी एग्जाम में मैंने इसे देखा था, टीचिंग एग्जाम में ही रेटिंग पूछा हुआ था कि रेटिंग किसे कहते हैं, ठीक। तो यह हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो जो ऊन होता है ना, या फिर ऐसे कॉटन को आप देखो, धागा उसके बहुत सारे रेसे निकले होते हैं। उन रेसों को अगर एक साथ आप मिला देते हो, या फिर घर में जैसे रुई लेकर बाती बनाते हो ना, तो बस वह बाती बनाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है, क्या कहलाती है वो, कताई कहलाती है, ठीक है। अब यही कताई कई बार क्या होता है कि मशीनों से होती है, कतली से होती है, या फिर कभी क्या होता है कि वो हैंडलूम से होती है, ठीक है। तो ये कहलाती है, क्या होती है, यह प्रक्रिया कताई हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही बुनाई क्या होता है, तो धागों का अगर 2 सेट हम लेके वस्त्र बुनते हैं तो उसे बुनाई कहते हैं। और अगर स्वेटर देखे, जैसे कि जो कपड़े आपने पहने हैं, जो भी हैं, टी शर्ट है, शर्ट है, जो भी है, कुर्ती वगैरह जो भी, तो वो क्या है, जैसे जितने भी सूती कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हैं, जो भी कपड़े हैं जो आप पहनते हो डेली यूज़ में, ऐसे गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में हमेशा जो पहनते हो डेली यूज़ में, वे कपड़े क्या होते हैं, उनकी क्या होती है, बुनाई की जाती है। क्या की जाती है, बुनाई की जाती है, ठीक है। और आप देखते हो एक क्रॉस सेक्शन बना होता है, किधर से भी आप एक धागा खींचो तो बाकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो जाड़ों में हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं वे क्या होते हैं, उनकी बधाई की गई होती है। क्या होता है उसमें कि सिलाई, जो सलाई होती है, सलाई से उनको बांधा गया होता है, एक दूसरे से जोड़ा गया होता है, ठीक है। तो वह बधाई अगर एक सिरा कहीं हमने खोल दिया तो पूरा का पूरा स्वेटर खुल जाता है। स्वेटर, मोजा, जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं उनको काता नहीं जाता है, उनकी मतलब बुनाई नहीं की जाती है, उनमें बंधाई की जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो कपास के बीज होते हैं, उन बीजों के ऊपर जो रेशे होते हैं, उन रेशों को जब निकालते हैं ना, उस बीज को अलग करते हैं और रेशे को अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं कपास ओटना, ठीक है। इसी तरह से जो पटसन या जूट होता है, जूट क्या होता है, जो पटसन होता है, पटसन एक पौधा है, उससे उसका जो रेशा है उसको हम जूट कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो बाहरी भाग है,
अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन ये दे रही हूँ कि जो बाहरी भाग है ना, उस बाहरी भाग से क्या होता है, उसको पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो तालाब वगैरह में, नदियों में ऐसे फेंक दिया जाता है उनको। कुछ दिनों में क्या होता है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु लगते हैं, और जीवाणु क्या करते हैं, उनके बाहरी रेशे को उसके भीतरी डंठल से अलग कर देते हैं। ठीक है, जो भीतर का तना है उसके ऊपर के छिलके को उससे अलग कर देते हैं। तो यही जो क्रिया होती है ना, वह रेटिंग कहलाती है। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो भारत के में जो ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं, ये तो नहीं पूछेगा, पूछा क्या जा सकता है कि ऊन का संसाधन क्या है। तो जो बाल हैं, भेड़ के जो बाल हैं, उन बालों से ऊन का धागा जो बन रहा है, वह पूरी प्रक्रिया, मतलब बाल की कटिंग की और वहाँ से ऊन का धागा बनाया, यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है ऊन का संसाधन। ठीक है। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, आगे मैं आपको इसको समझा भी दूंगी, क्वेश्चन भी देख लेना। तो देखो, कोकून से जो रेशम निकला, ठीक है, तो ये रेशम जो फैला, फिर वो धागा बना, तो वह रेशे जो निकालने की प्रक्रिया है वह रीलिंग कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद ऊन से क्या क्या बनते हैं तो आप जानते हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम पर इसका PDF आपको दे दूंगी, कल सुबह तक आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब देख लो, क्वेश्चन देखते हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु कौन से हैं? ऊंट तथा यॉक, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, एल्पेका तथा लामा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी हैं ना, वे सब के सब ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ठीक है, ऊंट, याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी, ये सब के सब क्या होते हैं? ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। अब आपको ये लगेगा कि ऊंट कैसे हो सकता है, क्या ऊंट भी ऐसा है जो कि ऊन धारण करता है? तो देखो, जो ऊंट है ना, वे भी क्या होता है कि जाड़े के दिनों में इनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके जो होते हैं, बाल होते हैं, वे उनसे भी ऊन बनाया जा सकता है। अगला है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? भेड़ भी शाकाहारी होती है, और रेशम कीट क्या होता है? यह भी शाकाहारी ही होता है। रेशम कीट क्या खाता है? शहतूत की पत्तियाँ, या फिर जो भी इसको मतलब दिया जाता है, जैसे टसर सिल्क वर्म हुआ, या फिर मलबरी सिल्क वर्म हुआ, तो ये सब क्या खाते हैं? पत्तियाँ ही खाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात है भेड़ की, तो यहाँ पे क्या हो गया? होगा शाकाहारी। इसमें अगला क्वेश्चन, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या होती है? अच्छा, आपके कपड़े अगर गंदे हो जाएं तो आप क्या करते हो? धुलते हो ना, तो बस वही धुलाई होती है, और उस धुलाई को क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। जो भी चीज़ अगर चिकनाई, धूल, मिट्टी आपके कपड़ों में फंसता है, तो आप उसको निकालने के लिए क्या करते हो? कपड़े को धोते हो। तो धोने को क्या बोलते हैं? यहाँ पर अभिमार्जन बोलते हैं। ठीक है, रेशम क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेशम क्या है? तो रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशा, पादप रेशा, जंतु रेशा, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? जंतु रेशा है। रेशम कहाँ से निकल रहा है? सिल्क वर्म से, यानी रेशम कीट से निकल रहा है, तो यह क्या हो गया? जंतु रेशा हो गया। ऑप्शन है स इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। किससे ऊन प्राप्त नहीं होते? भेड़ के बाल से, यॉक के बाल से, ऊंट के बाल से, लंगूर के बाल से। तो लंगूर के बाल से ऊन नहीं मिलते, क्योंकि लंगूर के जो बाल होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, लंगूर आपको बाल निकालने नहीं देगा अपना। अगला, क्योंकि यह पालतू नहीं होता है। लंगूर पालतू तो होता नहीं है, एक ऐसा होता है, यह पेड़ों पर रहने वाला स्वच्छंद जीव है। अगला, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा रुई, नायलॉन, जूट, फ्लैक्स। तो रुई, जूट और फ्लैक्स, ये तीनों ही पादप रेशे हैं। नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। तो कपास से क्या बनाया जाता है? डलिया, रस्सी, कागज, बोरा। कपास से कागज का निर्माण होता है। कपास से किसका निर्माण होता है? कागज का निर्माण होता है। अच्छा, नए जमाने का जो पौधा है, नए युग का पौधा, वह है कपास। क्योंकि कपास का हर चीज़ प्रयोग में आता है। जैसे कपास के अगर बीज की बात करें ना, तो कपास के बीज से तेल निकलता है। ठीक है, और जब किसी भी चीज़ से जब तेल निकलेगा तो उसकी खली भी निकलेगी ना, तो जो खली निकलती है वह पशुओं के चारे के रूप में काम में आती है। साथ में इसका जो बीज के ऊपर का रेशा होता है, उससे तो कपड़े ही बन जाते हैं। ठीक है, तो हर तरह से कपास काम में आता है। आगे बढ़े, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, जब
एक से अधिक धागे होंगे, ठीक है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनकी बुनाई कर सकते हैं, ठीक है, बुन सकते हैं। लेकिन जब एक ही धागा होगा तो हम उसमें आपस में क्या कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, ठीक है। एक धागे को हम अकेले उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ बांध सकते हैं, बुनाई नहीं कर सकते। तो उसे जब बांधेंगे तो क्या कहेंगे, बंधाई कहेंगे, और बंधाई से क्या बनता है, स्वेटर बनता है। आगे देखते हैं अगला जो, अच्छा स्वेटर बनना कैसे बनता है आपको पता है ना, कि सिर्फ एक ही ऊन होता है, ऊन का एक धागा होता है और बस सिलाई आगे चलती जाती है और स्वेटर बनता चला जाता है, ठीक। तो ये आगे हो गए क्वेश्चन। अभी यहाँ पर सही गलत का जो एक क्वेश्चन था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े अच्छे हैं, तो यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ले लिए। अब जैसे इसमें पहला है, धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, सही बात है, ये सही है। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, नहीं, धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट होगा। जो धागे होते हैं, जो थ्रेड है वह फाइबर से बनता है, ठीक है, ऐसे समझो, जो थ्रेड है वह फाइबर से बनता है, ठीक। अगला है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। हाँ, जूट जो होता है उसमें जो पटसन है ना, पटसन से जूट मिलता है। जूट क्या है, रेशा है, और रेशा किससे मिल रहा है, जिस पौधे से मिल रहा है उस पौधे का नाम है पटसन, ठीक है। तो पटसन में जब फूल लगते हैं ना, तो उसी समय उसको काट लिया जाता है। क्यों, क्योंकि फूल जब लगे हैं तो पौधा कैसा है, हरा भरा होगा, और जब उसमें फल लग जाएंगे तो पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं या शाकीय पौधे होते हैं ना, तो कुछ दिनों तक ही रहेंगे, मतलब एक साल अगर कहा जाए कि 6 महीने में ख़त्म हो जाने वाले हैं। अगर हमने इनको नहीं काटा तो भी 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि धान और गेहूं की फसल है, कि अगर आप इनको ना काटो तो भी 6 महीने में ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो इसी तरह से जूट के जो पटसन का पौधा है, ये भी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 2-3 महीने में जब इसमें फूल लग जाते हैं ना, उसी समय इसको काट लिया जाता है, क्योंकि उस समय जो इसका रेशा निकलेगा, बाहरी रेशा जो निकलेगा वो बड़ा ही मुलायम होगा, मजबूत होगा। लेकिन जब अगर वो सूख गई फसल, तो फसल सूखने के बाद क्या होगा, रेशा टाइट हो जाएगा, साथ में बीच बीच में क्रैक भी हो जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा, वो हमें लंबे रेशे प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए उसको पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं। अगला, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा मिलता है, सही है। या कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, नहीं, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, और वह भी काली मिट्टी के साथ क्या चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए, ठीक है। बारिश तो सामान्य चाहिए, लेकिन जलवायु गर्म होनी चाहिए। इसीलिए हमारे देश में कपास की फसल जानते हो कहाँ कहाँ होती है, जहाँ जहाँ काली मिट्टी है और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ होता है कपास। जैसे कि तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब मैप मैंने कुछ दिन पहले ही आपको भारत का मैप दिया था, तो याद करो, तमिलनाडु में बारिश कम होती है। क्यों, क्योंकि जो पश्चिम से बारिश आती है ना, वह केरल से होके जाती है, और केरल में क्या है, पहाड़ी है, ठीक है, कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो पहाड़ियों से होके जब बारिश आगे बढ़ती है तो आगे बारिश नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो तमिलनाडु में ना होके बारिश, ऐसे बारिश ऊपर की ओर निकल जाती है, कहाँ, उत्तर की ओर, ठीक है। तो तमिलनाडु में बारिश कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है। अभी मैप मत देखो, बस ध्यान से समझते जाओ, याद करते जाओ। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश ऊपर है ना, तो वहाँ भी बारिश कम होती है, ठीक। ऐसे ही गुजरात में सागर के तट पे नहीं, इधर की तरफ थोड़ा सा दक्षिण पूरब की तरफ देखो, तो उधर, ठीक है। इसी तरह महाराष्ट्र में पूरब की तरफ, यहाँ पर बारिश कम होती है, और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ, और मिट्टी वहाँ की कैसी होती है, काली मिट्टी होती है, ठीक है। ठीक ऐसे ही जो है मध्य प्रदेश, ठीक, तो यहाँ पर होती है इनकी फसल जूट की, ठीक है, कपास की फसल यहाँ पे होती है। ओके, अब आगे बढ़े। देखो, अब यहाँ पे कुछ ऊन के लिए दिया हुआ है कि कौन की नस्ल की भेड़ें हैं, और ये भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, और उनकी ऊन की गुणवत्ता क्या होती है, ठीक है। तो यह बुक के अंदर का पार्ट है, तो आप देख लो इसको। अभी हमने क्या क्या देख लिया, समरी देख लिया, और साथ में हमने क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाखरवाल जो भेड़ होती है वह जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है, याद कर लो बाखरवाल। एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं,
यहाँ से असली में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बाखरवाल कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है 19 सालों के लिए। रामपुर बुशायर, यहाँ पर इन सबको भले ही भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना, नाम और जगह कहाँ की पाई जाती है। तो याद करो, बाखरवाल जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, रामपुर की छुरी याद है ना, मतलब अगर यूपी स्पेशल कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रामपुर में क्या बनते हैं? चाकू, छुरी बनती है, ठीक है। तो रामपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो रामपुर और बुशायर, बुशायर नाम से ही लग रहा है ना पहाड़ी जैसी नाम होगा, पहाड़ी, कोई बुशायर पहाड़ी। तो रामपुर बुशायर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भेड़ें हैं। इसी तरह नाली, नाली का कहाँ की भेड़ होगी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। देखो राजस्थान में बारिश नहीं होती है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर खेतों में नाली से पानी जाता है, ठीक है, और उसी में भेड़ें बैठती हैं। पंजाब में नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो ये नाली की तरह से नदियाँ हैं, ठीक है। हरियाणा भी का भी वही हाल है, बड़ा छोटा सा है तो नाली के जैसा ही, उसमें नालियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ की जो भेड़ें हैं वे कौन सी हैं? नाली भेड़। नाली भेड़ कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे नालियाँ ज़्यादा हैं। और नालियाँ कहाँ ज़्यादा होंगी? जहाँ पानी की कमी होगी, वहाँ पे नालियों से पानी थोड़ा थोड़ा करके पहुँचाया जाता है, ठीक है। वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा हो गया। या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ नालियों से पानी पहुँचाया जाता है। देखते हो ना, जब से बारिश आती है तो खेत काट दिए जाते हैं, बीच बीच में नाली बना दी जाती है। इसके साथ लोही, लोही कहाँ की है? राजस्थान और पंजाब की है। लोही कहाँ की है? राजस्थान और पंजाब की है। अगला मारवाड़ी, मारवाड़ी तो नाम से ही लग रहा है ना गुजरात की है। वैसे मारवाड़ कहाँ पे है? राजस्थान में है, लेकिन ये मारवाड़ी कहाँ की है? गुजरात की है। पाटनवाड़, पाटनवाड़ भी गुजरात का है। पता नहीं नाम ऐसा क्यों कर दिया इनका, नाम तो इनका ऐसा है जैसे कि लग रहा है राजस्थान के हैं, लेकिन वास्तव में है कहाँ के? गुजरात की भेड़ें हैं, ठीक है। तो नाम याद हो गया। अब बस इतना ही याद करो, पाटनवाड़ का याद कर लेना। पाटनवाड़ जो गुजरात की भेड़ होती है, इससे होजरी वाले कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? पहला सिंथेटिक रेशा कौन सा था? तो रेयान। सबसे पहला जो सिंथेटिक या संश्लेषित रेशे का निर्माण किया गया वो क्या था? रेयान था। और यह इस रेयान को हम सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं, या फिर संश्लेषित रेशम, क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशम कहते हैं, ठीक है। और लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट सिंथेटिक रेशा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसको बनाने के लिए पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या यूज किया गया? पेड़ की छाल का। तो इसलिए पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और हर बार कंफ्यूज करने के लिए रेयान और पॉलिएस्टर दोनों को ही दिया गया है। और ऑप्शन क्या, क्वेश्चन कैसे बना है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे बनते हैं क्वेश्चन। एक बार ये पूछा गया कि सबसे सर्वप्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा रेशा संश्लेषित था। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण संश्लेषित रेशे का नाम बताइए। तीसरा, किस रेशे को बनाने में पेड़ की छाल का प्रयोग किया गया था। कौन सा संश्लेषित रेशा है जो पेट्रोलियम से बना है। ऐसे करके क्वेश्चन बने हैं। तो याद कर लो कि सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहला सिंथेटिक फाइबर मतलब पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयान होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहला संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो क्या हो गया? रेयान। रेयान को क्या कहते हैं? सिंथेटिक सिल्क कहते हैं। पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो पॉलिएस्टर था, ठीक है। इसका निर्माण किससे किया गया? कोयले से किया गया, ठीक है। किससे किया गया? कोयले से किया गया। इस मतलब अभी जो संश्लेषित रेशे बनते हैं ना, वो पेट्रोलियम से बनते हैं, जैसे कि नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो यह पूर्ण संश्लेषित रेशा था। इसके बाद बात करें हम कॉटन की, तो कॉटन को क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। व्हाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना कहते हैं। इसी तरह से जो जूट होता है ना, जूट को हमको होते हैं गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये हल्के पीले रंग का दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। जब एक जगह मैंने इसकी जो वीडियो बनाई थी, रेशे और वस्त्र, ये वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो उस वीडियो में मैंने इसको दिखाया है। अगर आपने रियल में पर्सन देखा हो तो देखा हो, नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने दिखाया था, हल्के पीले रंग का दिखता है। अच्छा, कपास का जब आप खेत देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पहाड़ों पे आ गए हो। बिल्कुल सफ़ेद, एकदम सफ़ेद, पूरा खेत एकदम सफ़ेद सा दिखता है। ऐसे जब उसके गोलक फूटे हुए होते हैं ना, जैसे रुई निकली हुई होती है, तो एकदम जैसे पूरा का पूरा खेत दूर दूर तक सफ़ेद, ऐसा लगता है कहीं बस पहाड़ों पे हम हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है 2019 से। भारत का जो कपास है, ठीक है, जो भारत का कपास है, भारत के कपास को क्या कहा जाता है, इसको मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट उस वीडियो में। ठीक है, जो मैंने आपको कहा रेशे और वस्त्र। तो आप मुझे बताइएगा भारत का जो कपास है उसका ब्रांड क्या है और उसका लोगो क्या है। ठीक है, उसके ब्रांड और लोगो क्या है। 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, तो 2019 से शुरुआत हुई, 2020 में पहली बार मनाया गया इसको। ठीक है, इसको लो यहीं पर मैंने लिखा हुआ है, झूठ मूठ मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से। यहाँ पर कस्तूरी कॉटन, ये भारत का ब्रांड है, जो कॉटन ब्रांड है भारत का वो कस्तूरी कॉटन है। अच्छा, यहाँ पे CI लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या होता है, चाइना, आई मतलब इंडिया। तो पहले स्थान पर कपास के उत्पादन में चाइना है, दूसरे स्थान पे इंडिया है, लेकिन आयात के मामले में और उपभोग के मामले में सबसे ज़्यादा उपभोग कौन करता है, इंडिया करता है। ठीक है, 2019 से शुरुआत हुई है इसको विश्व कपास दिवस मनाने की। ठीक है, हमारे यहाँ पर मोबाइल ऐप भी साथ में 2019 में जो कपास का ये हुआ कस्तूरी कॉटन, जब ब्रांड और लोगो बना तो उसी समय एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, कॉट एली। ठीक है, कॉट एली, जो कपास का उत्पादन जो किसान कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना कपास बेचने के लिए, कपास में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे कॉट एली नाम का ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे कॉटन जो है उससे कपड़ा बनता है, कागज़ बनता है, तेल निकलता है, पशुओं का चारा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि नए युग की फसल जो है वह क्या है, कॉटन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अलसी, तीसी या फ्लैक्स की, तो हम लोग के यहाँ तो बचपन में अगर आप कभी देखे होंगे, नीले नीले छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनके जब फल आ जाते हैं ना, तो ऐसे लट्टू की तरह इनको नचा सकते हैं, मतलब एकदम मिनी लट्टू कह सकते हैं आप इसको। एकदम छोटे से होते हैं, अंगुलियों के बीच में आ जाए इतने छोटे छोटे से होते हैं, तो इनको मिनी लट्टू हम कहते थे बचपन में। ऐसे इनको नचाया जाता, उल्टा करके नचाते थे। ठीक है, तो यह सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी ना, वह नील नदी के किनारे हुई थी, अफ्रीका में। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने कपास के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पटसन, सनी या जूट, इसको गोल्डन फाइबर करते हैं, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि भारत में सबसे ज़्यादा, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, भारत में होता है। क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमुना का जो है, गंगा जमुना तंत्र है और उधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो इसलिए यहाँ पर इतना लंबा जो जगह बन जाता है ना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी हो जाती है और जलोढ़ मिट्टी की वजह से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जूट का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बांग्लादेश जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आई हुई है, तो पूरी तरह से वहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो उसके आसपास जूट का उत्पादन होता है, तो पूरी मिट्टी ही जलोढ़ है इसलिए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है बांग्लादेश और तीसरे नंबर पे चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लो IBC का मतलब होता है इंडिया, बांग्लादेश और चाइना। ठीक है, पहले स्थान पे इंडिया है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश, तीसरे स्थान पे चाइना है। ठीक है, नारियल के जैसे कि जो जितनी भी सीटें बनी होती हैं ना, जैसे क्या बोले, बस वगैरह की जितनी भी सीटें वगैरह हैं, बस जिसमें भी यार हर सीट में ना ये लगा होता है, नारियल की जो ऊपर वाली छाल होती है ना वह लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिलाना है, तो अभी यहाँ पर मत देखो, इधर देखो ही नहीं, ये दूसरा इधर, अगर दूसरी साइड में ना देखो, इसको देखो। अभिमार्जन का मतलब क्या होता है, सॉरी कहाँ गया, अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब क्या होता है, सफाई करना यानी धुलाई करना। ठीक है, दूसरा होता है कोकून, कोकून से क्या निकलता है, रेशम निकलता है। इसके बाद तीसरा होता है यॉक, यॉक क्या देता है, ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियों पे क्या होता है, सिल्क वर्म होते हैं, यानी क्या कहें इनको हम, रेशम के कीट पाए जाते हैं। और रीलिंग, रीलिंग का मतलब क्या होता है, जब कोकून से धागे को निकालते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। ठीक है, बस आपने स्तंभ ख अगर नहीं देखा हो तो आपको यहाँ से स्तंभ क से आप जान जाओगे। ठीक है, स्तंभ ख देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो यार, कुछ ज़्यादा ही है हम लोग के पास, इतना कुछ हमें पढ़ना है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम रेशे के बारे में। रेशे 3 तरह के होते हैं, पादप रेशे, सिंथेटिक रेशे और जांतव रेशे, यानी कि प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड एनिमल फाइबर। जो प्लांट फाइबर होते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, कपास के फूल आ जाते हैं, जूट की छाल आ जाती है, जूट की छाल का मतलब होता है पटसन की छाल यानी जूट, अलसी, फ्लैक्स और नारियल जटा आती है। इसी तरह से अगर एनिमल फाइबर की बात करें तो उसमें क्या जाता है, रेशम आ जाता है, पहले के राजा महाराजा रेशम के कपड़े पहना करते थे। सिल्क वर्म जो होता है उसके कोकून से रेशम बनता है। ऊन आता है, दूसरा ऊन क्या होता है, भेड़, याक, बकरी, ठीक है, इनसे मिलता है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें, अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन मिलता है और कश्मीरी बकरी से पश्मीना और शॉल बनाई जाती है। ठीक है, इसके साथ अगर हम सिंथेटिक रेशे की बात करें तो रेयॉन सबसे पहला सिंथेटिक रेशा था और इसको हम सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं। पॉलिएस्टर, इससे वस्त्र बनाए जाते हैं और इसका निर्माण किससे हुआ था? कोयले से किया गया था। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? पेट्रोलियम से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन से क्या बनता है? पैरासूट वाली जो रस्सी होती है ना, वो नायलॉन से बनती है और बाकी जो रस्सियाँ होती हैं वे नायलॉन से बनाई जाती हैं। अच्छा, जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनमें अगर हम कॉटन को मिला दें किसी भी संश्लेषित रेशे में, जैसे टेरिलीन हो गया, ठीक है, तो टेरिलीन में हमने या फिर टेरीन में हमने कॉटन को मिलाया तो क्या बना है? टेरिकॉट। टेरीन में अगर हमने ऊन मिला दिया तो क्या बन गया? टेरी उल बन गया। ठीक है, नायलॉन को कैस्मिलॉन भी कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कपास। कपास जो होता है इसका अगर साइंटिफिक नेम का है तो गॉसिपियम होता है। क्या होता है? गॉसिपियम होता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। यह आपके 6, 7, 8 की क्लास में नहीं है, थोड़ा सा हायर है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, यह फैमिली इसकी होती है माइलवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड कहते हैं। कपास के जो शत्रु हैं, मतलब कि जो जिससे कपास को हमें बचाना होता है, वह होते हैं जो तितली देखते हो ना, तितली। यह तितली कपास के फूलों पे बैठती है और अभी कली होती है ना, जो कपास की कली होती है उस पर बैठती है, उसमें छेद कर देती है। ठीक है, छेद करके उसका परागरक्ष निकाल लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा वो फल जो हुआ वह खराब हो जाता है। छेद हो गया यानी उसके अंदर के जो रेशे होंगे वो टूट जाएंगे और रेशे टूट गए तो रेशे छोटे छोटे हो गए, टुकड़ों में आ गए, तो वे हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो उनको हमें ज़रूरत होती है कि उनको मार दो। तो जो बटरफ्लाई या माथ होती है वे क्या होते हैं? कपास के दुश्मन होते हैं। ठीक है, और यह लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब एक लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उससे बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बीटी कपास की, बीटी कॉटन की। तो एक ऐसा कॉटन का निर्माण किया गया जब देखा गया कि ये जो मतलब क्या है, ये जो बटरफ्लाई और मॉथ हैं ये क्या कर रहे हैं कि कॉटन को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा कॉटन का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या फिर आंध्र प्रदेश या गुजरात, यहाँ पर ज़्यादा कॉटन का उपयोग हो रहा है ना, ज़्यादा कॉटन का उत्पादन हो रहा है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है। तो ये कहा गया कि यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि ये हमें कम से कम खर्च लगे और उत्पादन ज़्यादा हो और ये जो हैं कीट वे मर भी जाएं। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि बीटी कपास का उत्पादन किया गया। बीटी कपास क्या है? एक ऐसा कपास जिसमें कि बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, बैक्टीरिया के जो का डीएनए है उसको इंजेक्ट कराया गया है। वो ऐसा डीएनए है जो कि दूसरे कीड़े मकोड़ों को मार डालता है। उसका जो टॉक्सिन है ना वह दूसरों के लोग को मार डालता है। ठीक है, ऐसे इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, मैथ के कैंडिडेट्स भी होंगे ना तो उनको आराम से आप समझ सकते हो इसलिए। ठीक है, बाकी बायो वाले जानते होंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? बीटी कपास क्या है कि यह बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस जो होता है, नाम है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस। तो ये क्या करता है? यह बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। मतलब बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की बात करें तो जैविक रूप में यह नष्ट कर देता है लेपिडोप्टेरा के जीवों को, या ये कहें कि जो भी तितली वगैरह होती है, जो भी इसके दुश्मन होते हैं, उन सबको ये ख़त्म कर देता है। वे खाते तो हैं उसको, लेकिन एक ही पौधे को खाने के बाद इनके अंदर उसका जो रस जाता है, पौधे का जो फूल का रस जाता है, उस रस में ना यह बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस का जो डीएनए होता है उसका एक पार्ट होता है, वह भी चला जाता है और वह इनके लिए जहरीला होता है और उनको मार डालता है। ठीक है, तो इस तरह से समझो कि अलग से दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। इसके बाद बात करें भारत की, तो चाइना पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है इंडिया कपास के उत्पादन में। और इसके भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इसका काफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है, इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण जलवायु चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। काली मिट्टी चाहिए। नमी की क्योंकि काली मिट्टी में नमी की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, आराम से थोड़ी बहुत भी बारिश हो तो काम चल जाएगा। सामान्य बारिश में भी काम चल जाएगा क्योंकि जो काली मिट्टी है ना उसने काफ़ी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है।
इसके बाद इनका बुआई का जो समय है, जब इनको बोते हैं, सोइंग टाइम जो है वो है बसंत के समय के पहले। बसंत कब आता है? मार्च वार्च में आता है ना बसंत, मार्च फरवरी मार्च का महीना, उसके पहले इसको बो देते हैं। और जब 2-3 महीने में हो जाता है, इसमें क्या करते हैं हम 2-3 महीने में इनमें आ जाते हैं, फूल आने लगते हैं। तो जो इनके बिनौले होते हैं ना, बिनौले यानी बीज कहते हैं, जो क्लास 6 की बुक में लिखा हुआ था इनके लिए वर्ड, वो मैं आपको बता रही हूँ। बिनौले बीज को कहते हैं। और बीज के ऊपर जो रेशा होता है, इसको पूरा को मिला के कहते हैं बीज कपास गोलक, ठीक है। बीज और रेशा जो होता है उसको मिला के बोलते हैं कपास गोलक, ठीक है। इनका यूज क्या है? बीज का यूज है तेल, और खली का यूज है पशुओं का चारा बनाने में। मतलब जो तेल निकलता है बीज से, उसके बाद जो खली बच जाती है उससे पशुओं का चारा बना देते हैं। और इस पशुओं के चारे की वजह से ना दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे प्रोटीन होता है। जो खली होती है उसमें प्रोटीन होता है, तो उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ठीक है। जो रेशे होते हैं उससे हम कपड़े बना लेते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जो जूट होता है, इस सनई का तना होता है या पटसन का तना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में इसका उत्पादन होता है। सबसे उत्पादन में अगर विश्व में बात करें तो भारत अग्रणी है, उसके दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे है चीन। इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी को ही कछार मिट्टी कहते हैं। इसका बुआई का जो समय है वो वर्षा ऋतु है, यानी कि जून जुलाई। उसके बाद इसकी जो कटाई का समय है, या पुष्पन अवस्था में इसको काट लेते हैं। 3 महीने लगते हैं इसको बोने के बाद, 3 महीने में पुष्प आने लगते हैं। पुष्पन का समय का मतलब जिसमें फूल आ जाएं। इसके बाद अगला है फ्लैक्स या अलसी या तीसी। तो सबसे पहले अफ्रीका में नील नदी के किनारे इसकी खेती की जाती थी। भारत में कपास और यहाँ पे अफ्रीका में फ्लैक्स, ठीक है। अगर हम बात करें कपास के रेशे की, तो इसको धागा बनाने के लिए, रेशे को धागा बनाने के लिए इसकी कताई की जाती है तकली या चरखे से, ठीक है। इस धागे को हैंडलूम या में बुनाई की जाती है, ठीक है। तो बुनाई की जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, यही बुनाई है। मतलब 2 धागे होंगे तभी हो पाएगा, एक से अधिक धागे जब मिलेंगे तभी हो जाएगा, धागों के 2 सेट से, ठीक है। इसके बाद इनकी सलाई या बधाई भी कहा जाता है। सलाई से इनकी बधाई की जाती है, जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, इसको एकल धागा से, ठीक है। तो बधाई और बुनाई में अंतर समझ में आ गया। इसके बाद यॉक पाया जाता है तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख और तिब्बत में यॉक पाया जाता है। और यॉक से क्या मिलता है? ऊन मिलता है। मतलब इसे जो रेशे होते हैं उससे ऊन बनाया जाता है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका मिलते हैं, ठीक है। ये भेड़ जैसा ही होता है लामा, और एल्पेका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये क्या होते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है। तो देखो, वर्णात्मक प्रजनन यानी कि चयन कर लेना, ठीक है। मतलब किसी खास को चुनना किसी खास काम के लिए, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब संतान उत्पन्न करना, किसी खास गुण वाली संतान को उत्पन्न करने के लिए जनक का चुनाव करना ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। समझ में आ गया? किसी खास गुण वाले संतान को उत्पन्न करने के लिए खास तौर के माता पिता का चयन करना, ठीक है, यही कहलाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले पॉइंट से, भेड़ के रेशों का ऊन में संसाधन। मतलब कि जो रेशे हो रहे हैं, उन रेशों से जब ऊन बनाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं संसाधन। आगे समझ में? जब तक वो रेशे हैं हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे काम के कब हैं? जब हम उनको ऊन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसी को हम संसाधन कहते हैं। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है? पहले इसके 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप में कटाई होगी। कटाई कब होगी? गर्मी के दिन में। मतलब रेशों को उसके शरीर से काट के अलग करना, या कब होगा? गर्मी के दिनों में। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उनको साफ़ करना। सफाई को ही क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद साफ़ हो गए, अब उसको छांटेंगे कि कौन से रेशे छोटे हैं, कौन से रेशे बड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे रेशे एक बराबर हैं। तो बड़े बड़े मुलायम अच्छे रेशों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उनकी कताई की जाती है। कताई का मतलब होता है कि फिर उनको एक बराबर करना, मिलाना, ठीक है। तो कताई होती है। उसके बाद उनको कलर किया जाता है। तो जब कलर किया जाता है तो फिर से वो उलझ जाते हैं। तो इन उलझे हुए रेशों को सुलझाना और धागा बनाना, ठीक है, ये अंतिम स्टेप होता है। इसके बाद से तो बस अब धागे बन गए हैं, तो अब इनके बनाया जाएगा, इनसे स्वेटर वगैरह जो भी बनाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक डिजीज है एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स डिजीज एक इन्फेक्टिव डिजीज है। इन्फेक्टिव का मतलब कि यह फैलती है एक से दूसरे में, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो यह
एंथ्रेक्स डिजीज भेड़ की वजह से इंसानों में आ जाती है, ठीक है। इंसानों में या रुधिर में पाई जाती है, यह जो डिजीज है किस में पाई जाती है, रुधिर में। तो इसको बोलते हैं साल्टर्स रोग। क्या बोलते हैं, साल्टर्स रोग बोलते हैं, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, जो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्वेश्चन ये मैंने देखा था कि बैसिलस एंथ्रेसिस ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन बना था कि साल्टर्स रोग किसकी वजह से होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, ठीक है। इसे हम गिल्टी या बिसहरिया या पिल बढ़वा रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अब हम बात करें, अगर विश्व में भेड़ों की संख्या की बात करें तो भेड़ों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चाइना में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत में भी भेड़ों की संख्या काफ़ी मात्रा में है, ठीक है। सबसे जो अच्छी भेड़ होती है, भेड़ की जो सबसे अच्छी नस्ल है वह है न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़ या बेस्ट भेड़ होती है। इसका जो ऊन होता है वो सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुलायम होता है और गर्म करने वाला होता है। इसके बाद हम बात करें अगर रेशम की, तो जो चाइना है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइना में ही सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था, और काफ़ी दिनों तक इन लोगों ने इसको छुपा के रखा, बिल्कुल जैसे कि अभी कुछ सालों, अभी लास्ट ईयर इन लोगों ने छुपाया था 2019 में कोरोना को, ठीक इसी तरह इन्होंने काफ़ी दिनों तक रेशम के को छुपा के रखा था। लेकिन चूँकि जो सिल्क रूट, आपको पता ही है सिल्क रूट के बारे में, तो वहाँ से जब व्यापारी जाने लगे एक दूसरे, उनके देश से दूसरे देशों में, तो उन्होंने इस चीज़ को फैला दिया, ठीक है। व्यापारियों को तो अपना लाभ चाहिए ना, तो उन्होंने रेशम को दूसरे देशों में तक पहुंचा दिया, ठीक। ऐसे ही बौद्ध भिक्षु जो यहाँ से वहाँ गए, उन्होंने भी रेशम को एक दूसरे देशों में पहुँचाने का काम किया, ठीक है। लेकिन अभी भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जितने बुरे काम हैं सब चाइना वाले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 13% अभी जो विश्व में जितना सिल्क होता है ना, उसका 13% जो होता है, 13% सिल्क का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है, ठीक है। जो रेशम उत्पादन है, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से जैसे क्या होता है, शहद का उत्पादन, शहद उत्पादन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। अब यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया देख लो, जो अंडा होता है, अभी हम एक मलबरी सिल्क वर्म की बात करें, मलबरी का मतलब होता है शहतूत, ठीक है। तो शहतूत की पत्तियों पे जो सिल्क वर्म होते हैं, या ये कहें कि रेशम के कीट होते हैं, उनकी बात करें तो जो मादा होती है ना, वो अंडे देती है शहतूत की पत्तियों के नीचे वाले छोर पे, ठीक है, निचले वाले पार्ट पे अंडे देती है, ठीक है। उस अंडे से लार्वा निकलते हैं, इसके लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं इसके लार्वा को। तो ये जो लार्वा बाहर आता है ना, ये क्या करता है, लगातार खाता है, ये 25 से 30 दिन 35 दिन तक ना लगातार खाता है, इसको और कोई काम नहीं, तो मतलब इतना पत्ती रहेगा सब खा लेगा। खाने के बाद क्या होता है कि ये अब 8 के आकार में, 8 जो इंग्लिश का 8 होता है ना, उसके आकार में ये घूमना शुरू करता है, ऐसे लगातार ये घूमता है। घूमते घूमते जब घूमेगा ना, तो इसके मुंह से एक लार निकलता है, ठीक है। जो लार जैसा निकलता है उसमें प्रोटीन होता है, तो वह अपने चारों ओर, इसके चारों ओर लार जो होता है वो घूमता रहता है, ठीक है। जैसे ये घूमेगा, इसके चारों ओर लार भी घूमेगा, तो इस तरह से घूमते घूमते ना एक खोल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, खोल का निर्माण। तो वह जो खोल बनता है उसी को हम कोकून कहते हैं, ठीक है। वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद वो क्या होता है, एकदम ड्राई हो जाता है, व्हाइट कलर या समटाइम्स येलो कलर, अलग अलग जो सिल्क वर्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, कलर उनका अलग होता है, ठीक है। और इसके अंदर का जो लार्वा है, अब वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, और चेंज हो जाता है प्यूपा में। किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में। और इसके साथ ही ये कोकून का निर्माण हो गया। अब इसी कोकून से, ठीक है, क्या होता है, अंदर जो क्या है, प्यूपा है, वह प्यूपा कुछ दिनों बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है, मतलब कि कीट में चेंज हो जाता है। तो वह कीट में चेंज हो उसके पहले ही इस कोकून को खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इस पर 10 से 15 मिनट के लिए उस खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 10-15 मिनट में इसके बीच के जो लसलसा पदार्थ है वो ख़त्म हो जाता है, और इसका जो धागा है वह बाहर निकल जाता है। फिर इसके धागों को मशीनों के द्वारा खींच के अलग कर लेते हैं। एक जो कोकून होता है उसमें कम से कम 300 से 900 मीटर तक लंबा धागा निकल सकता है, ओके।
ये समझ में आ गया। तो जो कोकून से धागा निकलता है ना, उसी को कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। अभी कुछ ऐसे एडल्ट अगर जो होते हैं बच जाते हैं, तो वे एडल्ट क्या कहते हैं, फिर से अंडे देते हैं। ठीक है। अब ये अंडे जो होते हैं, जो मादा होती है ना, वो मादा बड़ी होती है और जो नर होता है वो छोटा होता है आकार में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। भारत में सबसे ज़्यादा ये निकलता है ना, मतलब रेशम उत्पादन होता है, वह कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में भी कहाँ पे? मैसूर और बेंगलुरु में होता है। ठीक है। इसके बाद अगर भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आसाम में भी इसका उत्पादन होता है। ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में भी रेशम उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। झारखंड और आसाम में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसी को अपनी जीविकापार्जन का साधन बना के रखे हुए हैं, मतलब यही उनकी जीविकापार्जन का साधन है। ओके। अब हम टाइप्स की बात करें तो टसर सिल्क, मुगा, कोशा और एरी, ये 4 तरह के सिल्क वर्म होते हैं। मलबरी भी है। अच्छा, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, रेशे और वस्त्र में। यहाँ मैं सिर्फ आपको 6th 7th 8th की क्लास की बता रही हूँ, आगे कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। इसके बाद बताएं, अगर एक कोकून से 300 से 900 मीटर लंबा फाइबर निकलता है। ठीक है, फाइबर नहीं, वो थ्रिड बनता है। हाँ, थ्रिड बन सकता है। ठीक है, मतलब फाइबर से थ्रिड बन सकता है। 1 किलो अगर सिल्क लेना है तो हमें 5500 कोकून को मारना पड़ेगा, यानी समझ लो 5500। ठीक है, इतने कीड़े मारो तो आपको 1 किलोग्राम सिल्क मिल जाएगा। ठीक है ना लाभ का सौदा? अरे यार, हम लोग तो एक बार खाने के लिए बकरा बकरी मार देते हैं, तो ये तो कीड़े मकोड़े हैं, क्या करना है ना? इंसान है हम तो, अपने एक टाइम के खाने के लिए हम बकरों को मार देते हैं, बकरियों को मार देते हैं, क्या क्या कौन कौन से जानवर, मछली मार देते हैं। किलो भर मछली एक बार खाने के काम आती है। ये तो सिर्फ 1 किलो सिल्क में तो काफ़ी कपड़े बन जाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, चलो। लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें इतना भी पाप नहीं करना चाहिए कि 5500 कीड़े मर रहे हैं तो हमें एक कपड़ा नसीब हो रहा है। हद है ना उस कपड़े की भी। देख लो इनका यूज कहाँ पे होता है। पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े और ऑपरेशन का जो ऑपरेशन होता है ना, तो जो टाँका लगता है उस टाँके को बनाने के लिए रेशम के धागे का यूज होता है। दरअसल बात यह है कि जो रेशम का धागा होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अब देखो, बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनती है वो किससे बनती है? इसी रेशम के धागे से बनती है। अच्छा, पहचान, कृत्रिम रेशम के धागे को जलाने पर सिकुड़कर गोल हो जाता है, जबकि शुद्ध रेशम पूरी तरह से जल जाता है। कृत्रिम रेशम के धागों को अगर जलाया जाता है तो उसमें से एक बदबू सी आती है, जबकि शुद्ध रेशम में कोई भी बदबू नहीं आती है। इसी तरह अगर बात करें किसकी, हम सिंथेटिक रेशे की, तो सिंथेटिक रेशे में जो डेक्रान है उसको टेरिलीन कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और डाईमेथिल टरथैलेट से। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लाइन में आपको दे दिया है कि डेक्रान का निर्माण कैसे होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल और डाईमेथिल टरथैलेट से। यह क्वेश्चन ये बना था कि टेरिलीन निम्न में से किससे टेरिलीन का निर्माण होता है, और उसमें सिर्फ एथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही मैं आपको लेके आने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लेकर आऊँ। जितनी जल्दी सबसे पहले जो कमेंट करके मुझे बताएगा, फिर मैं वो वीडियो लेके आऊँगी, नहीं तो फिर मैं अपने मन से कुछ भी लेके आऊँगी। ठीक है, सारे चैप्टर तो मुझे कराने ही हैं, लेकिन अगर आपने सबसे पहले मुझे जो बताया मैं वही वीडियो लेके आऊँगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई